रचना 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 का ये कारवां, हर चेहरा एक दास्तां, सोचना नया राह, रचना हर एक दिल की जुबान। सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज़ नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसी भी उनकी आवाज़ नहीं। महफिल में आए और नज़र ना आए, महफिल में आए और नज़र ना आए, ऐसे तो उनके अंदाज़ नहीं। सूरज की तरह दमकते हैं वो, सूरज की तरह दमकते हैं वो, किसी परिचय के मोहताज नहीं। दोस्तों, आज एक ऐसी ही शख्सियत को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, और भारत में भी विशेषकर अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो पूरे पंजाब में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई साहित्यकार नहीं होगा जो इनके नाम से परिचित ना हो। आप शिक्षाविद हैं, भाषाविद हैं, शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं और व्यंग्यकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। शब्दों का अथाह भंडार है इनके पास, और इनकी लेखनी से कलम ऐसे निकलते हैं, कलम से शब्द जैसे जल प्रवाह हो, धारा प्रवाह निकलते हुए शब्द कभी लेख का रूप ले लेते हैं, कभी कविता का रूप ले लेते हैं, कभी कहानी का रूप ले लेते हैं, और कभी उपन्यास का रूप ले लेते हैं। तो चलिए मिलाती हूँ आपको ऐसे ही शब्दों के एक जादूगर से, जिनका नाम है सुरेश सेठ। सुरेश सेठ जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। सुषमा जी। तो सेठ साहब, दर्शकों से मैं बात कर रही थी, हालांकि मैंने कुछ ऐसा नया नहीं कहा जो दर्शक आपके बारे में पहले से ना जानते हों, लेकिन बात की है मैंने शब्दों की। इस बात को हम बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत बाद में। शुरुआत करना चाहूँगी प्रोग्राम में आपके बचपन से। मतलब ये जो शब्दों की जादूगरी है, मैं जानना चाहती हूँ कब शुरू हुई, कैसे परवान चढ़ी? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत प्यारे ढंग से बात शुरू की है, और किसी भी लेखक को आप इस तरीके से रूबरू कराएं तो वो बहुत ही प्रसन्न होगा। तो आपने मेरी लेखन उम्र को बढ़ाया, धन्यवाद। दोस्तों, बहुत हैरानी होगी और सुषमा जी आपको भी कि मैंने 10 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र से? जब लोग वर्णमाला भी सीख रहे होते हैं जी। उन दिनों मैं एक उपन्यास लिख रहा था, उसका नाम था बुद्धू। 10 वर्ष की उम्र और उपन्यास लिख रहे थे? जी हाँ। ये कुछ ऐसा है, एक जुनून सा रहा सारी उम्र, और अभी तक भी है। बहुत बरस गुजर गए, 50 किताबें भी लिख ली, लेकिन ये जुनून ऐसा है कि दिन रात लिखना। और आप जैसे सुधी जब साहित्यकारों से और साहित्य प्रेमियों से मिलता हूँ तो मेरा मन ऐसा गदगद हो जाता है कि मैं समझता हूँ कि शायद ज़िंदगी का कोई अर्थ है। सेठ साहब, आपने बात शुरू की कि 10 वर्ष की उम्र में आपने लिखना शुरू किया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10 वर्ष का बच्चा, जो खेलने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, जो साहित्य से मैं नहीं समझती कि बहुत बहुत कम लोग होंगे जो 10 वर्ष की उम्र में साहित्य से जुड़ेंगे। तो क्या बचपन में ही आपको ऐसा परिवेश मिला, घर का माहौल मिला, या दोस्तों की संगत? जी नहीं, घर का माहौल था। मेरे पिताजी स्वाधीनता सेनानी थे, और यहाँ पे एक अखबार थे, उसके मुख्य महाप्रबंधक थे। उसका अखबार का नाम है प्रताप। तो वो हम रहते ही अखबार के दफ्तर में थे, यानी उसके पीछे जो एक, और उसमें मेरे चचा प्राण सेठ, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। और मेरे नाना जी वो हैं कृष्ण चंद्र, जिन्होंने उर्दू की कहानियाँ पढ़ी हैं उनको, और मंटो को पढ़ा है, और ख्वाजा अहमद अब्बास को पढ़ा है। उनको पता होगा कि कृष्ण चंद्र भी कितने बड़े लेखक थे। तो यानी बचपन में आपको, जिसको कहते हैं बपौती के रूप में, विरासत में ही लेखन का जो गुर था या घुट था, वो मिल गया आपको? हाँ, ये कह सकती हैं आप। या कुछ ऐसा होता है, कोई जन्मजात होता है, या ये होता है कि मेरा जब जन्म हुआ तो वो बसंत पंचमी था, उसको सरस्वती दिवस भी कहते हैं। तो मैं तो हमेशा माँ का किंचन सेवक हूँ, और आप लोगों को मिलकर तो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता। 10 वर्ष की उम्र में जब आपने लिखना शुरू किया,
तो वो उपन्यास पूरा हुआ? हाँ जी, वो बहुत कौन सा छपा। उपन्यास? वो था बुद्धू, और वो छपा उन दिनों वीर प्रताप छपना शुरू हो गया था, उसमें वो 100 किश्तों में छपा था। वाह जी वाह, 10 वर्ष के बच्चे का उपन्यास और 100 किश्तों में छपना, आप बताइए कितनी बड़ी बात है। मैं मुंह से नहीं कहूँगी, वाकई वाकई अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है। तो उसके बाद ये सिलसिला फिर कैसे आगे बढ़ा? बस लगातार बस एक जुनून था, और दोस्त हंसा करते थे। मैं दिन में 6-6, 5-5 किताबें पढ़ता था। शरद चंद्र वगैरह, मैंने शरद चंद्र जी कहूँ वगैरह मैंने क्यों कह दिया, वो मैंने 14 बरस की उम्र तक पढ़ लिए थे। रविंद्र बाबू मुझे बहुत पसंद थे। उसके बाद फिर मैं अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने लग गया। अंग्रेज़ी में मुझे सब बहुत अच्छे लगे, पर मैंने ज़्यादा रशियन किताबें पढ़ी, और उसमें से भी दास्तोवस्की मुझे प्रिय है। उसके बाद इधर प्रेमचंद का तो मैं दीवाना था, और हमारे पंजाब में आपके हिमाचल से यशपाल जी थे, अश्क जी तो मेरे जलंधर के थे। और एक बात और बताऊं सुषमा जी, कि इन सभी लोगों के साथ मेरे फर्स्ट पर्सन यानी मुलाकातों के संबंध रहे, और मेरे घर में आके ये बहुत दिन ठहरते भी रहे। इसमें से कृष्णा सोबती जी शामिल हैं, जो कि जिनको कोई मिल भी नहीं पाता था उन दिनों, वो मुझे शायद कुछ दोस्ती हो गई। अश्क जी मेरे पास ही रुकते थे, और भी बहुत से लोग। अच्छा, तो ये मतलब दोनों तरह का आपको माहौल मिला। जी हाँ। एक तो था कि पीछे से भी घर का माहौल ऐसा था जी हाँ, जी हाँ। कि आपके बड़े बुजुर्ग जो थे, पिताजी, नाना जी, वो भी थे लिखने की तरफ उन्मुख जी थे। हाँ। दूसरी तरफ अखबारों से जुड़े हुए थे आप, पत्रकारिता आपके खून में। और तीसरा आपको परिवेश ऐसा मिला, दोस्त भी। वो तो वैसे होता ही है ना, इंसान की पहचान उसकी संगत से होती है। और संगत में तो जगजीत था भी जी मेरे साथ। जगजीत जो गज़ल गायक, गजल गायक जगजीत बहुत सिंह दीवाने हैं लोग। जी। जगजीत और हम इकट्ठे पढ़ते थे, और रविंद्र कालिया मुझसे 5 साल सीनियर था। वो उन दिनों डीएवी कॉलेज का प्रेसिडेंट था। हम लोग तो अभी गदा 25 में थे, तो अभी आए ही थे। तो जगजीत और मैं, हम क्लास फेलो। लेकिन मतलब बेशक आप साहित्य की दुनिया में आए ही थे, आप कह रहे हैं, लेकिन आपने झंडे गाड़ दिए थे। आपने तो उस उम्र में आपकी ही अपना मेहरबानी है। नाम का परचम फहरा दिया था ना। वैसे तो देखा जाए तो तभी से आपको लोग जानते हैं। और आज अगर मैं सही कह रही हूँ, वैसे आपने जिक्र भी किया, लगभग 50 पुस्तकें आपकी छप हाँ चुकी जी, हैं। मेरी 50 पुस्तकें। अच्छा, पुस्तकों की अब हम बात करते हैं। ये सिलसिला कब शुरू हो गया? पहला उपन्यास आपने? देखिए, मेरी पुस्तकें तो बहुत बाद में आई, बहुत बाद में भी आने में भी 40-50 साल पहले तो आई गई थी। लेकिन और ये जो सभी किताबें हैं, 50 किताबें, और 2 मेरे पे समग्र हैं। उन समग्र में मेरी सभी विधाओं की रचनाएं हैं, और 600 पेज के हैं। एक सैलिबल जी ने किया है, दूसरा अनिल पांडे ने। तो वो दोनों समग्र हैं। एक दिल्ली से छपा है, दूसरा बिंब प्रतिबिंब से छपा है। जी। तो इसके अलावा मैंने कहानियाँ लिखी हैं, मैंने कविताएं लिखी हैं, मैंने व्यंग लिखे हैं, मैंने उपन्यास लिखे हैं, और इसके अलावा मैं आशु कविताएं भी लिख लेता हूँ। यानी मैं बैठे बैठे भी अगला प्रश्न करने से पहले मैं एक कविता ही सुनना चाहूंगी। नहीं आशु कि कविता सुना अब दीजिए। अगर कविता आप तो मैं लेके आया नहीं, पर मैं आशु कविता का प्रयास करता हूँ। आशु कविता होती है कि उसी वक्त ही आप रच के कह देते हैं। अच्छा, कोई अगर पंक्तियां कुछ याद हैं तो? हाँ, कोई भी होगी तो मैं कह देता हूँ। वैसे तो बहुत सी बातें होती हैं जी। तो अब पहाड़ रूठ गए लगते हैं, पहाड़ रूठ गए लगते हैं, हवाएं उदास हो गईं, और दूर खिला हुआ आसमान का इंद्रधनुष टूट गया, क्योंकि उनको पहले 4 आंखें देखती थीं। 4 आंखें हाथ में हाथ एक दूसरे पर रखकर एक दूसरे को जीवन का सामना करने की दिलासा देखते हुए वो 4 आंखें देखती थीं। अब 2 आंखें रह गईं, और 2 आंखें अब उन पहाड़ों में उन खोई हुई आंखों को ढूंढती हैं, उस टूटे इंद्रधनुष में उन खोई हुई आंखों को ढूंढती हैं। और वो आंखें अभी भी कहती हैं, मैं हूँ ना तेरे साथ हवाओं की रुनक में। वाह, बहुत अच्छे। ये मैंने अभी बैठे बैठे ही बना दी साहब। माफ़ कीजिए, इसको आशु कविता कहते हैं। इसीलिए तो दर्शकों को कह रही थी कि शब्दों के जादूगर हैं, क्योंकि जब जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई है और जब जब मैंने आपसे सानिध्य किया, तो मुझे लगा कि शब्दों का अथाह भंडार आपके पास है, और शब्दों को कब कहाँ रखना है, किस तरह रखना है, ये विधा आप अच्छे से जानते हैं। ये आपकी मेहरबानी है, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है।
सेठ साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी आप भी चर्चा कर रहे थे कि आप लेख भी लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, हाँ। उपन्यास लिखते हैं, मतलब लगभग साहित्य की हर विधा पे जी हाँ। आपने हाथ आजमाए हैं। मैंने आपकी बाल कविताएं और बाल वाह! उपन्यास भी लिखे हैं। बाल उपन्यास भी लिखे हैं। बाल उपन्यास भी लिखे बहुत हैं। अच्छे। ये मुझे लगता है वो बुद्धू हाँ, बाल बुद्धू उपन्यास बुद्धू ही बाल होगा। उपन्यास था जी। बिल्कुल से, क्योंकि उसके नाम अलावा एक मैंने उन दिनों नाटक लिखा था राणा प्रताप पर, राष्ट्रनायक। ये पुरानी बातें हैं, तो तब मैं बस आपकी ना एक बात यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि इतनी सारी विधाओं को आपने आजमाया, आपकी लेखनी उन पर चली, आपकी अपनी पसंदीदा विधा कौन सी रही? मेरी पसंदीदा विधा व्यंग है। अच्छा। और वो व्यंग मेरा उद्भासित होता है मेरी कहानियों में, मेरी कविताओं में, मेरे उपन्यासों में। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों ने इसमें प्रयास किए, उपन्यासों का बहुत सही इस्तेमाल किया, जैसे श्रीलाल शुक्ल ने किया अपने उपन्यास में। और जब आप व्यंग से बात करते हैं, व्यंग भी ऐसा जो थप्पड़ देने वाला नहीं, चार्ली चैपलिन वाला व्यंग, कि जब आप झेलते भोगते हैं और उसके बाद आप हंस देते हैं। झेलने भोगने के बाद जब आपने देखा होगा आवारा में, श्री 420 में राज कपूर रपट जाता है और सभी हंसते हैं तो वो भी हंसता है। तो वो जब आप ज़िंदगी में रपट जाएं और रपट जाने के बाद आप हंसते हैं, और हंसने के बाद आप जैसा कोई व्यक्ति जो है वो आपकी प्रतिष्ठा में ऐसे शब्द कह दे, तो मेरे जैसा रपटा हुआ आदमी कहता है यार ये तो कमाल हो गया। अगर मैं कहूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, तो जब व्यंग हम करते हैं तो किसी पर कटाक्ष करना, किसी पर व्यंग करना तो बहुत आसान है, लेकिन वो अपने आप को लेकर व्यंग करना और फिर समाज के साथ, लोगों के साथ उस व्यंग का हिस्सा बनना और खुद भी लोगों के साथ हंसना, ये तो एक कारीगरी है। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। और जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में व्यंग और व्यंग है, कविता लिखता हूँ तो व्यंग है, उपन्यास लिखता हूँ तो व्यंग है, तो यहाँ मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि ये व्यंग वो नहीं है कि जो किसी गंजे को देख के आप हंसते हैं या किसी और आदमी को देख के या किसी का मजाक। आपकी अपनी ज़िंदगी व्यंग है। आप देखिए तो सही कि आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, सोचते कुछ है, होता कुछ है। और इसको फिर आप कह देते हैं भाई नियति है, बड़ा भाग्य है। वो एक तरफ तो आप कर्म की फिलॉसफी पे चलते हैं और नतीजा भाग्य से निकल रहा है। इसमें से व्यंग नहीं तो और क्या है? आप देखिए तो सही बाहर सड़कों पे क्या हो रहा है। और आप जा रहे हैं किसी बहुत ज़रूरी काम से, धरना लग गया, जाम लग गया, आप उसमें बीच में रखे हुए छटपटा रहे हैं, आप सोच रहे हैं यार मेरी तो वो इंतज़ार करेंगे। अगर तो आप उसमें रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो फिर आप व्यंगकार नहीं हैं। अगर आप उसमें हंसते हैं और ये कहते हैं कि तेरे साथ तो होता ही ये है, जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद सहना आसान हो जाता है। सहने आसान के बाद आप आक्रामक भी हो सकते हैं। पहले सहना, फिर उदास होना, उदास होने के बाद फिर थोड़ा सा जब आप मुखर होते हैं, जब आप अभिव्यक्त होते हैं, तो उस अभिव्यक्ति में फिर जो आक्रामक आप हो जाते हैं वही आक्रामक होना चाहिए, क्योंकि आक्रामक हो जाने के बाद परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के लिए तो आप जानते हैं हम सभी लोग तरस रहे हैं कि इस देश में परिवर्तन हो, इस देश का कायाकल्प हो, और इस देश में कायाकल्प हो भी रहा है। बीच में आपकी बात सुनते हुए मैं महसूस कर रही थी कि आपने बात कही है कि पहले सहना, सब्र करना, फिर उसके बाद उस चीज़ को महसूस करना और उसके बाद मुखर होते हुए आक्रामक होना। पर मैं समझती हूँ ये जो आक्रामकता है, अगर एक साहित्यकार है, एक लेखक है, तो उसकी आक्रामकता जो है वो उसकी कलम से होती है, ना कि उसकी ज़ुबान से। नहीं, और बिल्कुल ठीक। कहते हैं ना, शब्दों में ज़्यादा ताकत होती है बोलने से। लेखनी जितना अच्छे से अपना कमाल दिखा सकती है, उतना हम बोल के नहीं दिखा सकते हैं। तो साहित्यकार की ये विशेषता है कि वो हर परिस्थिति से ढूंढने का प्रयास करता है, कभी कहानी के पात्रों को, कभी कविता रचने का प्रयास करता है और कभी कभी व्यंग्य की तरफ हो जाता है। सुरेश जी, बात कर रहे थे हम कि आपने उपन्यास लिखे हैं। हाँ? तो मेरे जहन में वही उपन्यास आ रहा है आपका जिसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुलगती नदी। मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी चर्चा हम दर्शकों के साथ उसके बारे में भी करें। किस तरह का उपन्यास है? अवश्य, क्योंकि अभी उसका एक और संस्करण निकल रहा है। अच्छा। अभी आ जाएगा कुछ दिनों। सुलगती नदी का। हाँ, सुलगती नदी का एक और संस्करण निकल रहा है, और ये यहाँ के ही बिंब प्रतिबिंब वाले उसको छाप रहे हैं। पहले ये दिल्ली से छपा था, प्रवीण प्रकाशन से। उससे पहले ये सुलगती नदी जागरण में सीरियलाइज हुआ था 32 किश्तों में,
उससे पहले इसके कुछ हिस्से धर्मयुग में छपे थे। मैं जो भी हूँ वो धर्मयुग की बदौलत हूँ। डॉक्टर धर्मवीर भारती, कमलेश्वर और इन सब का मेरे पे, मनोहर श्याम जोशी, इनका मेरे पे बहुत आशीर्वाद रहा। तो आपने सोलगती नदी के बारे में पूछा। जी जी। ये आतंकवाद की व्यावसायिकता के विरुद्ध लिखा गया एक उपन्यास है और मैंने इसमें पंजाबियत का दामन नहीं छोड़ा। ये उपन्यास प्रीतनगर में घटता है और ये उपन्यास वहाँ से शुरू होता है जहाँ उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास बड़ी बड़ी आंखें ख़त्म होता है। उपेंद्र नाथ अश्क का आपको पता है वो भी प्रीतनगर पे गए थे और उनका उपन्यास जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो भी प्रीतनगर पे है। और वो जहाँ उन्होंने इतिश्री की, आपने वहाँ से आरंभ क्योंकि किया। जाहिर है कि उनका युग था, मेरा युग मेरा युग है। युग तो मेरे युग में जो मैंने देखा भाला और जो झेला, तो उस वक़्त भी आतंकवाद के गहरे साए प्रीतनगर पर थे और सभी शहरों पर थे। और मैं भटकता भटकता प्रीतनगर में जाके कुछ दिन रहा और वहाँ पर मुख्तार गिल था और कुछ लोग थे पंजाब। मेरा पंजाबी के लेखकों के साथ बहुत अच्छा संबंध है और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं पंजाबियत और पंजाबी कल्चर का प्रोडक्ट हूँ और मैंने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ चंद लोग कहा करते थे, बड़े बड़े पंजाबी के एडिटर, कि ये तो हिंदी में पंजाबियत का एम्बेसडर है। देखिए, पंजाबियत तो आपके खून में है, उससे तो हम छूट ही नहीं सकते। उससे छूट ही नहीं सकते। और छूटना भी क्यों है? वो तो आपका अपने संस्कार है, आपकी भाषा में, आपके खून में रचे बसे, यहाँ पैदा हुए, यहाँ के वातावरण में पले, आपकी मिट्टी में है। तो पंजाबियत से तो अलग होना, विमुख होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पंजाबियत को लेकर साथ में हिंदी को लेकर चलना, जिसको कहते हैं ना अनदर फीदर इन योर कैप, तो ये आपने एक एडिशन किया आपने उसमें ना? नहीं, मैं इसमें ये है कि फनीश्वर रेणु ने बहुत काम किया पूर्णिया जिला बिहार में। उनके उपन्यास मैला आंचल में देखिए, वहाँ सारी बिहार की संस्कृति है। यहाँ पर पंजाब में जालंधर को तो बहुत जीवित किया, अश्क जी ने जीवित किया। मेरे गुरु मैं मानता हूँ मोहन राकेश, उन्होंने भी उसको बहुत जीवित किया। लेकिन मैंने पंजाब को अलग अलग स्तर पे भोगा। मैंने उसको उसके लोकगीतों में भोगा, मैंने उसको उसके जागते हुए किसानों में भोगा, मैंने उसको राशन की दुकानों के बाहर लगी खड़ी कितारों में भोगा। और उसमें से उभरता हुआ जो लोक जीवन था, मैंने उस लोक जीवन को आत्मसात करके और उस पर आतंकवाद के साए, और आतंकवाद के साए को मैंने व्यावसायिक होते देखा। व्यावसायिक कह रहा हूँ, दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ कि आतंकवाद व्यावसायिक हो रहा है और इसकी जो सूत्रधार हैं वो बाहर बैठे हैं। बाहर से वो उस आतंकवाद को हमें भेंट कर रहे हैं एक मारक तोहफे के तौर पर। और इसके विरुद्ध मैंने ऐसा उपन्यास लिखा जो विरुद्ध नहीं है। मेरी कहानियाँ, मेरी रचनाएं, पटियाला के ही सागर सूद की बात अभी आप कर रही थी, पटियाला के और भी महेश गौतम जी हैं, वो भी बहुत बड़े लेखक हैं। उनकी किताब की भूमिका मैंने लिखी है। महेश गौतम जी ने कहा, सुरेश सेठ की रचनाएं पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे ये हम लिख रहे हैं, हम इनके साथ जा रहे हैं। तो अगर मैं लेखक हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बात कहूँ, आप मेरी बात कहें। जब हम एक दूसरे की बात कहेंगे तो इस लोक जीवन से कैसे टूट सकते हैं, इस लोक साहित्य से कैसे टूट सकते हैं। एक अच्छे साहित्यकार की पहचान भी तो यही है सेठ साहब कि आप जिस समाज के लिए लिख रहे हैं, जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं, मतलब उस आम आदमी तक आप अगर अपनी बात नहीं पहुंचा जा सकते हैं, या वो आम आदमी अगर आपके साहित्य के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ता है, तो वो आपकी बात को कहाँ समझ पाएगा। वो तभी समझ सकता है जब आप उसकी बात उसकी भाषा में करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो साहित्यकार, जो लेखक इस मर्म को समझ गया, यानी वो आम जन का साहित्यकार बन गया। उनको पढ़ने वाले भी ज़्यादा होंगे, उनको सुनने वाले भी ज़्यादा होंगे। आपने भाषा की बात की, बहुत अच्छी बात की। देखिए, मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं प्रोडक्ट हूँ 3 भाषाओं का, पंजाबी, हिंदी और उर्दू। और इन तीनों भाषाओं में से जो आम फहम भाषा निकली है, जिसको प्रेमचंद से लेकर राजेंद्र सिंह बेदी तक ने इस्तेमाल किया है, मैं भी उसी आम फहम बात, मैं शास्त्रीय रूप लेकर बात नहीं कभी करूँगा, मैं क्लासिकल होकर बात नहीं करूँगा, मैं महामहोपाध्याय होकर बात नहीं करूँगा। मैं एक साधारण आदमी हूँ, आपके साथ एक साधारण आदमी की तरह से बात करूँगा और ऐसी बात करूँगा जो लगेगा कि आपको कि ये तो मेरी बात है, ये तो मेरे पास आके बैठ गई बात। अगर मैं अपनी बात
को, अपनी रचना को, अपनी कविता को, अभी आपने मैंने बैठे बैठे 4-6 कविता की पंक्तियां रची, और इसके पीछे वो जो 2 आंखें खो गई वो मेरी पत्नी की थी, जिसकी मृत्यु हो गई पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उसकी मृत्यु ने मुझे और प्रेरित किया। तो इस तरह की जो सभी बातें हैं वो सभी बातें आपके साथ चलती हैं, पर आम फहम भाषा, जो भाषा की बात आप कह रही हैं, जैसी भाषा आप बोल रही हैं, जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ, एक दूसरी भाषा भी है, वो बहुत संस्कृत निष्ठ भाषा है। ऐसी भाषा है कि जो ना आपके बल्ले पड़े या ना मेरे बल्ले पड़े, तो मैं ऐसा महान लेखक नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक अच्छा साहित्यकार वही कहलाता है जो जब लिखता है, आम आदमी के लिए कुछ लिखता है, तो उसमें उसकी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन करना हमारा मकसद नहीं है। अपने मन की बात अपने पाठकों तक पहुंचाना, अपने दर्शकों तक पहुंचाना असल मकसद हमारा यही है। तो इसलिए जन भाषा होनी चाहिए, आम आदमी की भाषा होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, और जिसमें आप बिल्कुल सही खरे उतरे हैं। एक और बात भी मैं ऐड करूं, मुझे आपने देखा आप कितना मुझे प्रोवोक कर रही हैं बोलने के लिए। ये एक बहुत अच्छे प्रोग्राम संचालक का होता है धर्म। तो दर्शन, आजकल दर्शन भी लादा जा रहा है, आपके ऊपर दार्शनिकता लाद दी जाती है, और ऐसी दार्शनिकता कि जिसका ना आपको सिर पता लगे ना पैर पता लगे। अरे आपका दर्शन आपका अपना दर्शन होता है, हर व्यक्ति का दर्शन आप अपना है, अपने अंदर झांको, आपकी आत्मा आपको दर्शन देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी लिखते हैं, जिस तरह का भी आप विधा को उठा के लिखते हैं, चाहे वो व्यंग्य हो, कहानी, कविता, लेख, उपन्यास, आप जनमानस को सामने रखते हैं, और ये एक अच्छे लेखक की, एक अच्छे साहित्यकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। सुरेश साहब, अभी थोड़ा हमारे पास वक्त है, एक सवाल में जाने से पहले पूछना चाहूँगी। आपने बात की कि आप 3 भाषाओं के प्रोडक्ट हैं, आप हिंदी, पंजाबी और उर्दू। आपने जितना साहित्य लिखा वो तो सिर्फ एक ही भाषा में है ना? हाँ, मेरी कुछ किताबें पंजाबी में आई हैं। अच्छा। हाँ, तो लेकिन मैं मूलतः हिंदी का ही लेखक हूँ, और मैं हिंदी के लेखक होने के नाते बहुत गर्वित हूँ। मेरी कुछ कविताएं अंग्रेजी में भी छपी हैं, मेरी कुछ, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी कुछ किताबें अंग्रेजी में भी हैं, लेकिन मूलतः मैं गर्वित हूँ कि मैं हिंदी का लेखक हूँ, और मैं हिंदी का लेखक ही रहते हुए ख़त्म होना चाहूँगा। बहुत अच्छे सेठ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक ऐसी विनम्रता आपकी शख्सियत में, इतना कुछ होते हुए आपने अंग्रेज़ी में भी लिखा, पंजाबी में भी लिखा, मूलतः आप कहते हैं कि आप हिंदी के हैं, और हिंदी के कारण ही आपकी पूरे पंजाब में, पूरे भारतवर्ष में पहचान है। ये विनम्रता आपके व्यक्तित्व की ख़ास पहचान है। फिर मिलेंगे कभी, फिर बातें होंगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत आभारी हूँ कि इस अच्छे कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका मिला।